हेलो एवरीवन। वेलकम टू द जियो इकोलॉजिस्ट जीएस। मैं हूं डॉक्टर कृष्णानंद और आप देख रहे हैं हमारा ये एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें हम अभी क्लास 11th का यूनिट नंबर 2, जो कि हमारे अर्थ, उसके एवोल्यूशन, गैलेक्सीज कैसे फॉर्म हुए, स्टार्स कैसे फॉर्म हुए, तो जो ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ वाला ये चैप्टर है, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और रिवाइज करने वाले हैं। और अगर आपको हमारे पेड कोर्सेज के बारे में जानकारी चाहिए, तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज में भी बताया है कि आप हमारे वेबसाइट thegeoecologist.com पे जा सकते हैं और उस पे सारे के सारे पेड कोर्सेज जो है, ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है। यूपीएससी से लेके सीयूईटी, एमए एंट्रेंस से लेके यूजीसी नेट तक के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं ज्योग्राफी पे। तो आप जाके वहां से सारे के कोर्सेज देख सकते हैं। तो आइए हम आगे आज के चैप्टर को देखते हैं, डिस्कस करते हैं और सीखते हैं। और याद रहे कि अगर आपको इसको अच्छे से लर्न करना है, रिवाइज करना है, तो आप अपना पेपर और पेन लेके बैठिए ये सारे वीडियोस को देखने के लिए, ताकि आप क्विक पॉइंट्स भी नोट करते चले और क्विक रिवीजन हो जाए आपका। तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है यूनिट 2, दी अर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है। और इस यूनिट में हम क्या क्या बात करने वाले हैं, तो देखिए, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ की बात करेंगे, इंटीरियर ऑफ द अर्थ की बात करेंगे, वेगनर का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी और प्लेट टेक्टोनिक से रिलेटेड बात करेंगे, अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोस के बारे में बात करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ के बारे में। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ से ये कहानी शुरू होती है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी का पहला चीज जो दिया गया है, कि यहाँ पे कहा गया है कि क्या आपको याद है, जब आप नाइट स्काई को देखते हैं, स्टार्स को देखते हैं, या कोई चमकता हुआ तारा देखते हैं, किसी भी तरीके से और भी कोई हेवनली ऑब्जेक्ट देखते हैं, तो आपके दिमाग पे क्या असर होता है? यही चीज हमारे एंशिएंट टाइम में पूर्वजों पे भी हुआ होगा। तो उन्होंने एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी का जो साइंस है उसको बनाया, इसको समझने के लिए, पढ़ने के लिए। तो यहीं से इंसेप्शन, जिसको आप कहते हैं शुरुआत, जो बीज है वो यही है कि कैसे ये सारी चीजें एग्जिस्टेंस में आई और फाइनली हमारा धरती भी कैसे बना। तो इसमें सबसे पहले दिया गया है अर्ली थियरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ। तो ओरिजिन ऑफ अर्थ से रिलेटेड जो शुरुआती दौर की जो थियरीज है, उसमें एक शब्द अक्सर आएगा जिसको आप बोलते हैं हाइपोथेसिस। तो अगर आपको इस शब्द का मतलब नहीं पता, तो थोड़ा जब आप और पढ़ेंगे, रिसर्च मेथडोलॉजी पढ़ेंगे, तो देखेंगे कि एक ऐसा स्टेटमेंट को बोलते हैं हाइपोथेसिस, जिसको अभी प्रूव करना बाकी है, जिसके लिए एविडेंसेस अभी और कलेक्ट होने हैं, और उसको फाइनली प्रूफ जो है वो करना पड़ेगा। यानी ये स्टेटमेंट है ऑन बेसिस ऑफ सर्टेन assumptions, लेकिन सही है, कितने हद तक सही है ये अभी प्रूव नहीं हुआ है। ऐसे स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस। तो बहुत सारे हाइपोथेसिस आप देखेंगे कि बहुत सारे फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट जो है रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ अर्थ उन्होंने बनाए, कि इस तरह से बना होगा या दूसरे तरीके से बना होगा। तो वन ऑफ द अर्लियर एंड पॉपुलर आर्ग्यूमेंट जो है वो किसके द्वारा आता है? जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कैंट। ठीक है। अभी आप देखेंगे 18th सेंचुरी में ये जो स्कॉलर हैं जर्मन, इन्होंने बहुत सारी बातें कही, और इसमें आप देखेंगे मैथमेटिशियन लैपलेस, जो कि इसको रिवाइज करते हैं 1796 में, और इस हाइपोथेसिस का नाम आया नेब्यूलर हाइपोथेसिस। तो कैंट और लैपलेस के नाम से ये बहुत फेमस हुआ, कि इन लोगों ने इसको डिवाइस किया, बनाया, और कहा कि ये जो पूरा पूरा सिस्टम है, हमारा सोलर सिस्टम से लेके प्लैनेट, ये एक गैसियस सब्सटेंस से बना है, जो कि धीरे धीरे कूल हुआ, जिसको आप कहते हैं सोलर नेबुला, जो कि गैसियस क्लाउड हुआ स्पेस में, और वहां से कंडेंस करते करते सारे के सारे चीजें बनी। तो ये है नेब्यूलर हाइपोथेसिस। अब आगे देखेंगे कि द हाइपोथेसिस इज कंसिडर्ड दैट प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड आउट ऑफ अ क्लाउड ऑफ मटेरियल एसोसिएटेड विथ यूथफुल सन। और इसमें आप देखिए, इट वाज स्लोली रोटेटिंग, इसीलिए आप देखेंगे ये रोटेशन बहुत कॉमन है। सारे प्लैनेट्स अपने एक्सिस पे भी रोटेट करते हैं और सन के चारों तरफ भी घूमते हैं, सन भी गैलेक्सीज के चक्कर लगा रहा है। तो ये जो मूवमेंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा। इसमें आप जब 1950 पे पहुंचते हैं, यानी पोस्ट वर्ल्ड वॉर एरा पे जब आप आ जाते हैं, तो आपको दिखेगा कि बहुत तेजी से तरक्की हुआ साइंस में। तो और भी स्कॉलर्स ने इस पे कॉन्सेप्ट में और क्लैरिटी लेके आए, जिसमें ऑटो श्मिट का नाम आता है रशिया से, और कार्ल वेस्कार का नाम आता है जर्मनी से, जिन्होंने इसको रिवाइज किया नेबुलर हाइपोथेसिस को, और सारे डिटेल्स इकट्ठा करके। तो ये इन्होंने कंसिडर किया कि सन वाज सराउंडेड बाय सोलर नेबुला, सोलर गैसियस क्लाउड, और इसमें ज्यादातर हाइड्रोजन एंड हीलियम था। यानी हाइड्रोजन, जिसको आप देखते हैं एच, और हीलियम, राइट। तो हाइड्रोजन जो है और हीलियम, ये दो मेजर ऐसे सब्सटेंस रहे जिससे कि सारा का सारा
चीज बना। यानी इस डस्ट में, इस क्लाउड में ये दो में एलिमेंट थे, और इन्हीं के फ्रिक्शन, कोलिजन और इनके बहुत सारे चेंजेस की वजह से सारे के सारे प्लैनेट्स बने, सारे के सारे सोलर सिस्टम बने, राइट। लेकिन आगे के साइंटिस्ट इनमें और फर्दर प्रोब करते हैं और डिटेल हमको देते हैं। तो आ जाइए मॉडर्न थियरी की तरफ। ये तो पुराने थियरीज थे। अब मॉडर्न थियरी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में सबसे पॉपुलर, सबसे एक्सेप्टेड थियरी कौन सा है? आई एम श्योर आपने ये नाम सुना होगा, द बिग बैंग थियरी। कि एक सिंगुलैरिटी से बैंग, जिसको आप ब्लास्ट कहते हैं, वो ब्लास्ट जैसा कुछ हुआ और सारी चीजें निकल के इसमें से आई, और इसी को बेस किया है किस हाइपोथेसिस पे? एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस के ऊपर। तो यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, चीजें एक दूसरे से दूर जा रही है। और इसको बताने के लिए जो एडविन हबल हैं, इन्होंने 1920 में एविडेंस कलेक्ट किया कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, और जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है गैलेक्सीज और एक दूसरे से अलग हो रही हैं, दूर जा रही हैं। लेकिन इसके अगेंस्ट और भी बहुत सारी और थियरीज आ गई हैं। कहीं पे कहते हैं कि वापस ये क्रंच कर जाएगा, वापस आ जाएगा, अभी एक्सपैंड कर रहा है फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो बहुत सारे और थियरीज आ गए। स्ट्रिंग थियरी भी एक नया थियरी आ गया जो और एक्सप्लेन करता है। और अब तो हम मल्टीवर्स की बात भी करते हैं कि देयर आर नॉट सिंगल यूनिवर्स बट मल्टीवर्स है। तो आप देखेंगे कि एक बलून एक्सपेरिमेंट किया जाता था कि अगर आप एक बलून को लें और उस पर डॉट लगा दें और फिर इसमें हवा भरें, तो ये डॉट आपको एक्सपैंड करता हुआ दिखेगा फूले हुए बलून पे। तो इसी तरीके से ये बताया जाता है अक्सर। लेकिन इसमें ध्यान रहे कि और भी बहुत सारे ऑब्जर्वेशन और चीजें आई। तो बिग बैंग थियरी में क्या क्या चीजें हैं ये देख लेते हैं, राइट। तो इसमें देखते हैं कि इन द बिगिनिंग ऑल मैटर फॉर्मिंग यूनिवर्स एग्जिस्टेड इन वन प्लेस, जिसको आप बोल सकते हैं एक टाइनी बॉल, एक सिंगुलर एटम था, सबसे ज्यादा डेंसिटी वहां पे थी। और इसको डायग्रामेटिकली अगर देखेंगे तो इस पॉइंट को कहते हैं सिंगुलैरिटी। इस सिंगुलैरिटी में उथल पुथल हुआ, राइट, और उसकी वजह से बिग बैंग हुआ। और देखिए कि यूनिवर्स फर्दर एक्सपैंड हुआ, मल्टीपल गैलेक्सीज, स्टार्स, ये सारी चीजें निकल के आई। तो कहा जाता है कि बिग बैंग, ये जो टाइनी बॉल से एक्सप्लोजन हुआ, वायलेंट एक्सप्लोजन, इससे क्या हुआ कि सारा का सारा चीज बना। और ये कब हुआ? 13.7 बिलियन ईयर्स पहले। अब एक बात मैं यहां बता दूं आपको कि जब आप ये सारी ओरिजिन इवोल्यूशन थियरीज पढ़ते हैं, प्लैनेट्स के बारे में, अर्थ के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में, तो आपको ध्यान रहे कि ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल में चलता है। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल को जरूर आप समझें ताकि आपको ये बेटर समझ में आए। और जियोलॉजिकल टाइम स्केल का वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि मैंने ऑलरेडी बनाया है, तो वो आप भी देख सकते हैं इसको और बेटर समझने के लिए। तो वहां से 13.7 बिलियन से आप सोचिए कि अर्थ 4.6 बिलियन पे आके फॉर्म होता है। यानी इसके बीच में ऑलमोस्ट 9 बिलियन तक तो अर्थ का एग्जिस्टेंस ही नहीं था। बाकी सारी चीजें बन रही थी, क्रिएट हो रही थी, राइट। तो इसमें आप फर्दर देखेंगे सारा का सारा एक्सपेंशन हुआ। और 300,000 ईयर्स, 3 लाख साल पहले बिग बैंग का टेम्परेचर से जब आगे बढ़े और ड्रॉप हुआ 4500 केल्विन तक, तो एटॉमिक मैटर क्रिएट होता है। और यहां से आप देखेंगे कि चीजें बदलती है, और यूनिवर्स जो है वो धीरे धीरे आप देखेंगे क्या है, ट्रांसपेरेंट हो गया। तो एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स का मतलब क्या है कि इंक्रीज हो रहा है गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस। लेकिन इसके ऑल्टरनेटिव एक थियरी आप देखिए यहां पे लिखा है, हॉयल का कॉन्सेप्ट आया, स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट। ये कहता है कि यूनिवर्स जो है वो रफली सेम अमाउंट में आप देखेंगे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको दिखेगा कि उतना ही बड़ा यूनिवर्स है, एक्सपैंड नहीं कर रहा। However, greater evidence becoming available about expanding universe, तो क्या हुआ, ज्यादातर साइंटिफिक कम्युनिटी क्या करती है, इसी में बिलीव करती है कि यूनिवर्स जो है वो सिंगुलैरिटी से बढ़ रहा है, तेजी से एक्सपैंड कर रहा है। अब बात होती है स्टार की फॉर्मेशन की। तो स्टार जो आप देखते हैं यूनिवर्स में, ये आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारी बातें कही जाती है। तो गैलेक्सी जो है उसमें बहुत सारे स्टार्स होते हैं, और गैलेक्सी जो है वो वास्ट डिस्टेंसेस में स्प्रेड है, जो कि हम कौन से यूनिट में मेजर करते हैं, लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं। यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। तो डायमीटर देखेंगे अगर आप इंडिविजुअल गैलेक्सीज का, रेंज करता है 80,000 टू 1,50,000 लाइट ईयर्स तक। इतने बड़े गैलेक्सीज हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं। और एक गैलेक्सी जो है वो बहुत सारे हाइड्रोजन गैस का एक्यूमुलेशन रखता है, जिसको आप सोलर नेबुला क्लाउड जिसको आप बोलते हैं। और इसमें बहुत सारा जो है गैसियस क्लम्प ऑफ गैस है। इसी से सारा का सारा स्टार फॉर्मेशन होता है धीरे धीरे। और 5 से 6 बिलियन साल पहले ये सारे के सारे फॉर्मेशन हुए। तो लाइट ईयर जो है आप देखेंगे यहां पे लिखा है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड लाइट ट्रेवल करता है स्पीड से। तो अगर आप एक साल में देखेंगे तो 9.46 इंटू 10 टू द पावर
और 12 किलोमीटर एक साल में लाइट चलता है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, जिसको आप लगभग लगभग 1.5 करोड़ किलोमीटर कहते हैं, लाइट इसको 8.311 मिनट में ट्रैवल करता है। ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है जो बहुत कॉमन इंफॉर्मेशन है, आपको पहले से भी शायद पता हो, तो इसको ध्यान से लिख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स पे। तो जैसे जैसे स्टार बना तो उसके साथ के बाकी सारी चीजें भी क्रिएट हुई, यानी गैसियस क्लाउड से ही सब चीजें इमर्ज हुई। तो आप देखेंगे स्टार्स लोकलाइज्ड लंप ऑफ गैस विद इन अ नेबुला, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उस लंप को क्या करता है, एक कोर और उसके आसपास पेरीफेरी में डिवाइड कर देता है टाइम के साथ। तो गैसियस कोर जो है वो स्टार जो है वो सन हो गया, और उसके आसपास का जो गैसेस था और पार्टिकल जो है वो धीरे धीरे क्या क्रिएट हुआ, वो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए जिसको आप प्लैनेट्स कहते हैं। तो इसको हम बोलते हैं प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस। इसीलिए इसको हम बात करते हैं कि स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स बाय प्रोसेस ऑफ कोहेजन डेवलप्ड, और इसको प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस कहा जाता है, जिससे प्लैनेट्स का क्रिएशन हुआ, राइट। और इसके ऊपर आप देखेंगे फाइनल स्टेज में स्मॉल प्लैनेट्स और उनके जो मून है वो क्रिएट होते हैं यहां पे, राइट। तो अब आते हैं अर्थ पे कि अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो बाकी प्लैनेट्स का जैसे हुआ तो अर्थ भी फॉर्म हुआ। अब फर्दर अर्थ पे क्या क्या हुआ, यानी 4.6 बिलियन ईयर से लेके आज तक अर्थ कैसे इवॉल्व हुआ। तो आप देखेंगे कि प्लैनेट अर्थ जो है वो इनिशियली सिर्फ बैरन और रॉकी था, हॉट था, मोल्टन मैग्मा था सिर्फ, इस पे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन और हीलियम था। तो धीरे धीरे ये इवॉल्व होता है, एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है और एलिमेंटल फॉर्म्स क्रिएट होते हैं, और 4.6 बिलियन यानी 4600 मिलियन से लेके प्रेजेंट तक इवोल्यूशन चल ही रहा है। और अभी भी अर्थ रुका नहीं है, इवॉल्व होना शुरू नहीं, खत्म नहीं हुआ है, अभी भी इवॉल्व हो ही रहा है, राइट। तो अर्थ का जो लेयर्ड स्ट्रक्चर है वो क्रिएट होता है। आउटर मोस्ट में आप देखेंगे एटमॉस्फेयर, गैसियस पार्टिकल, फिर वाटर आता है और लिथोस्फीयर इवॉल्व करता है। और जैसा कि आप जानते हैं अगर कि अर्थ में सरफेस के ऊपर लाइटर एलिमेंट्स पाए जाते हैं, और जैसे जैसे इंटीरियर में जाएंगे तो हेवियर एलिमेंट्स बैठ जाते हैं। ये एक कॉमन सा एक प्रिंसिपल है। तो जैसे जैसे आप देखेंगे लेयर्ड स्ट्रक्चर अर्थ का क्रिएट होता चला गया, राइट। तो इसी में हम बातें करते हैं कि जैसे ये कॉन्डेंस करता है टाइम के साथ तो क्या क्या फॉर्म हुआ, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। ये जो लेयर्ड स्ट्रक्चर है अर्थ का, ये जो सेंटर से आप जैसे आएंगे ऊपर की तरफ, तो ये क्रस्ट, मेंटल, कोर, तो ये जो क्रिएशन होता है ये इसी तरीके से होता है, जो हम आगे डिटेल में देखेंगे। अब बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर की। तो यहां आप देख सकते हैं कि अर्थ का जो कॉम्पोजिशन है उसमें नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन सबसे प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हुए, और यही हमारे लाइफ फॉर्म्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। फर्दर हम इसको डिटेल में देखेंगे अगले चैप्टर नंबर 8 में, यहां कहा गया है। और देर आर 3 स्टेजेस इन एवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। तो पहला स्टेज क्या है, मार्क्ड बाय लॉस ऑफ प्रिमोर्डियल एटमॉस्फेयर। तो पहला स्टेज में क्या हुआ, स्टेज नंबर 1 में पुराना, सबसे पुराना जो एटमॉस्फेयर था वो लूज हुआ, खत्म हुआ। खत्म हुआ तो कहां गया, उससे ही इवॉल्व हुआ बाकी के नए वाले। तो हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो है वो सेकेंड स्टेज में कंट्रीब्यूट करता है इवोल्यूशन ऑफ न्यू एटमॉस्फेयर को। ये हो गया सेकेंड स्टेज। और थर्ड स्टेज में फाइनली ये जो वेरिएशन आप देखते हैं कॉम्पोजिशन में वो आपको दिखेगा मॉडिफिकेशन, और इसी के साथ लिविंग वर्ल्ड आता है और प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है, जिससे और दुनिया चेंज हो जाती है और कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर बदलता है। तो अगर आप अर्ली एटमॉस्फेयर की बात करें तो यहां पे हाइड्रोजन हीलियम था, राइट। उसके बाद सोलर विंड्स की वजह से वो स्ट्रिप ऑफ हो गया, और फिर बाद में जब चीजें बदली तो सोलर विंड्स जो है उसको एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट करता है। कैसे, क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटी है वो एक ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करता है अपने चारों तरफ, जिससे वो सोलर विंड से बचाता है, और फिर हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो डेवलप होता है। तो आप देखेंगे अर्ली एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, अमोनिया, ये सारा का सारा चीज आया, और बहुत कम फ्री ऑक्सीजन था। फिर जैसे जैसे चीजें बदली, ओरिजिन ऑफ लाइफ होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगती है। और आप देखेंगे इसमें एक प्रोसेस है कॉल्ड डीगैसिंग, मतलब धरती के अंदर से गैसेस निकल के सरफेस पे आना। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डीगैसिंग। अभी भी डीगैसिंग हो रहा है, कहां पे, पोलर एरियाज में, जहां बर्फ पिघल रहा है तो नीचे से गैसेस ऊपर आ रहे हैं। इसीलिए कई बार बोलते हैं वहां मिथेन बहुत सारा दबा हुआ है। वो अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आइस अगर पिघल गया तो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन में क्या आ जाएगा, ग्रीन हाउस गैसेस और बढ़ जाएगा। इसीलिए ये डबल इंपैक्ट करेगा। मेल्ट होता हुआ आइस सिर्फ ये नहीं कि सी लेवल को राइज करेगा, बट उसके नीचे से जो डीगैसिंग होगा वो एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन को बदलेगा, वो और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा।
तो ये सारी चीजें जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो कंटिन्यूअस वोल्केनिक इरप्शंस हुए, एटमॉस्फेयर बदला, अर्थ कूल होता है टाइम के साथ, कंडेंस होता है। तो इसके बाद फर्दर आप देखेंगे यहाँ पे कि कॉन्डेंसेशन प्रोसेस हुआ, रेन वाटर एक्यूमुलेट हुआ, जितने भी डिप्रेशन थे धरती पे, तो ओशंस का फॉर्मेशन होता है। और 4000 मिलियन ईयर्स पे इसको आप देख सकते हैं, यानी 4.6 पे अर्थ बनता है, तो 4 बिलियन पे ओशंस क्रिएट होते हैं। और बाय द टाइम 3800 यानी 3.8 बिलियन पे आते हैं, तो लाइफ इवॉल्व होना शुरू हो जाता है। तो आप या तो मिलियन में कर लो, या तो इसको पॉइंट लगा दोगे तो या आप बिलियन में कर सकते हो, राइट। और हाउएवर लिखा है कि 2500 टू 3000 मिलियन यानी 2.5 बिलियन पे आते आते फोटोसिंथेसिस शुरू हुआ, और यहां से आपका मॉडर्न एटमॉस्फेयर जो है आप देख सकते हैं जहां पे चेंज आता है। तो रफली अगर आप देखें, सैचुरेशन विद ऑक्सीजन कब होता है? 2000 मिलियन ईयर्स अगो, यानी 2 बिलियन पे। सोचिए कि 4.6 पे तो अर्थ फॉर्म होता है, और 2 बिलियन यानी 2.6 बिलियन ईयर्स लग गए अर्थ के इस प्रेजेंट एटमॉस्फेयर को इवॉल्व होने में, राइट। और यहीं से आप सुनते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ की सारी कहानी। तो अब हम थोड़ा सा ओरिजिन ऑफ लाइफ को देख लें लास्ट में, कि लास्ट फेज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अर्थ रिलेट्स टू ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। यानी अब धरती पे सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, धीरे धीरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स असेंबल होते हैं। तो ये असेंबलेज को कहा जाता है, जिससे आप सारे के सारे लिविंग सब्सटेंस क्रिएट होते हैं, राइट। तो अगर आप देखेंगे अब जो रॉक्स के अंदर फॉसिल्स मिलते हैं, तो आपको पुराने माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स को पढ़ के पता लगता है कि कैसे एल्गी आया, कैसे अमीबा आया, राइट। ब्लू एल्गी कैसे सरवाइव किया, पुराने जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस को पढ़ के हमें ये सारी बातें पता लगती है। तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल को जरूर पढ़िए, समझने में हेल्प करेगा, और नीचे दिए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट्स एज ऑफ द अर्थ? तो एज ऑफ द अर्थ क्या है? 4.6 मिलियन है या 4.6 बिलियन है? तो रिमेंबर, बिलियन है, राइट। 4600 मिलियन है, तो ये ध्यान रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट एटमॉस्फेयर, राइट। तो इसमें आप देखिए प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में क्या मॉडिफिकेशन की बात करते हैं? सोलर विंड्स, डिगैसिंग, फोटोसिंथेसिस, डिफरेंशिएशन, राइट। तो यहां है नॉट रिलेटेड, यानी डिफरेंशिएशन होगा आंसर। इसके अलावा देखिए, लाइफ ऑफ अर्थ अपीयर्ड अराउंड हाउ मेनी इयर्स बिफोर द प्रेजेंट? तो लाइफ ऑन अर्थ कब आया? रफली अगर आप देखेंगे तो कहाँ है? यहाँ पे बिलियन है, यहाँ पे बिलियन है, यहाँ मिलियन है, और यहाँ पे 3.8 बिलियन है। तो आपने जो पढ़ा अभी, तो आप देखा आपने कि अर्थ पे जो लाइफ आता है वो अर्थ के फॉर्मेशन के कितने टाइम बाद आता है? तो ओरिजिन ऑफ लाइफ की जो बात अभी हमने की, तो असेंबलेज में 3800 मिलियन ईयर्स लिखा हुआ है, यानी 3.8 बिलियन वाला जो चीज है ये आंसर है, राइट। ऐसे ही आप सारे क्वेश्चंस के जवाब दीजिए, और अपने आप को ये चीज के लिए तैयार करिए कि आप इस तरह के आंसर लिख सकते हैं। जैसे बिग बैंग थियरी के ऊपर 150 वर्ड का एक नोट लिखिए, स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, राइट फ्रॉम अर्ली टू मॉडर्न, ऐसे करके आप एक बना सकते हैं नोट्स और इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है, ये सारी चीजें दी गई हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये रिवीजन आपके काम आएगा। वैसे तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत जगह आपको मिल जाएगा, लेकिन ये बेसिक एनसीईआरटी रिवीजन बहुत जरूरी होता है एक फ्रेमवर्क बिठाने के लिए, राइट फ्रॉम दी ओल्ड थियरीज, नेबुलर हाइपोथेसिस टू मॉडर्न बिग बैंग थियरीज। एंड अब जो थियरीज आ रही हैं, क्वांटम थियरी, अभी मल्टीवर्स, इसके बारे में बात कर रहे हैं, स्ट्रिंग थियरीज के बारे में, उनको भी आप अलग से जरूर एक्सप्लोर करिए और देखिए कि मॉडर्न साइंस कहां तक पहुंच गया है ना। तो ये सारी चीजों को आप ध्यान से रखिए, पढ़िए, समझिए और एंजॉय करिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली शेयर भी करिए बाकी स्टूडेंट्स के साथ, बाकी लोगों के साथ। और प्लीज प्रेस द लाइक बटन, एंड डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि है हमारा यूनिट 3, और इसके आगे की कहानी को पढ़ते हैं। तो ऑल द बेस्ट विशेस, टेक केयर।